नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की विदाई का समय कर दिया थे। केजरीवाल बोले, नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए वोट मांगते फिर रहे, खुद रिटायर होंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लपेटा, कहा फिलहाल देश का आरक्षण ख़त्म करना चाहती है बीजेपी, गरीब पिछड़ों को और बदतर हालात में लाना चाहती है। और क्यों आखिरकार दोस्तों कन्हैया कुमार ने चुनाव से पहले ही जीत लिया? जी, हम बताएंगे कैसे बासरी स्वराज और मनोज तिवारी को पीछे छोड़ दिया है। और असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों क्यों कहा कि उस मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है, हमें नहीं चाहिए वो मस्जिद की जगह। बताएंगे क्या है ओवैसी का ये बयान। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा गरीब पिछड़ों को अगर पैसा देती है कोई सरकार तो प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। प्रधानमंत्री को लगता है कि हम उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं, गरीब ओबीसी एसटी को पैसे देकर, अल्पसंख्यकों को पैसे देकर। लेकिन प्रधानमंत्री अपने दोस्तों अडानी और अंबानी का जब कर्जा माफ़ करते हैं तब प्रधानमंत्री को ये महसूस नहीं होता कि वो देश का पैसा उठाकर अपने पूंजीपति यारों को दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और पूंजीपतियों की संपत्तियां 10-10 गुना बढ़ रही हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम एसटी और ओबीसी सबको देंगे आरक्षण, चाहे बीजेपी कुछ भी कहे। राहुल ने कहा कि खटाखट हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सीधे बैंक अकाउंट में मिलने जा रहा है। 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी देखते रह जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार सिर्फ सत्ता से जाने वाली है, नरेंद्र मोदी अब सत्ता में दोबारा नहीं दिखेंगे। प्रधानमंत्री चाहे कितने ही भाषण दे दें, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि 10 साल में नरेंद्र मोदी की कलई खुल चुकी है। जनता जान चुकी है कि ये देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री और कुछ नहीं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने जमा दिया रंग। दिल्ली में कन्हैया कुमार और दोस्तों जो है यहाँ पर तमाम कांग्रेस के जो नेता है दोस्तों, तीनों नेताओं के लिए मांगे वोट। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, कन्हैया कुमार का बटन, खास करके पंजे का बटन दबाना है और हमें मजबूत बनाना है। पहली बार दोस्तों केजरीवाल जो है कांग्रेस का समर्थन करने निकले थे और केजरीवाल ने पहले ही रैली में रंग जमा दिया। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल अब की बार इन 3 वार्डों में, इन 3 जगहों पर आपको पंजे का, झाड़ू का, ईवीएम पर निशान नहीं दिखाई देगा। आपको पहले ही नंबर पर दिखाई देगा कांग्रेस के पंजे का निशान, उसको दबाना है। और जो है यहाँ पर जो तीनों दोस्तों कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको जिताना है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल अगर आप पंजे का बटन ज़्यादा से ज़्यादा दबाएंगे तो मैं जेल नहीं जाऊँगा, जो लोग मुझे जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं जेल जाऊं भी तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा बटन पंजे का दबाना है और ये 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताना है। अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों आपको बताते चलें, उदित राज, कन्हैया कुमार और एक और कैंडिडेट, इन तीनों के लिए वोट मांगे। कन्हैया कुमार और सब लोग केजरीवाल के साथ थे। पहली बार साझा में रैली की गई और ज़बरदस्त हमें वो देखने को मिली दोस्तों, इसमें मेजॉरिटी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से हल्ला बोल रहे थे। ऐसे ये साफ दिखाई दे रहा था दोस्तों कि नई दोस्ती की शुरुआत है और आने वाले अच्छे दिनों की शुरुआत है। मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है दोस्तों। बी पॉजिटिव और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अब तक जो 4 चरणों के रुझान सामने आए हैं, जिस तरीके से बीजेपी की सीटें लगातार घट रही हैं दोस्तों, उससे ये बात साफ हो जाती है कि चौथे चरण तक बीजेपी की हालत गंभीर हो गई है और 7वां चरण आते आते बीजेपी दाखिल हो जाएगी अस्पताल में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी 4 चरणों में चारों खाने चित हो चुकी है, अब उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। अखिलेश यादव ने कहा 14 साल वो और 10 साल इधर के उत्तर प्रदेश के जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ एक जुमलेबाज सरकार है। अखिलेश ने कहा कि जनता ने 4 चरणों के चुनाव में इनको चारों खाने चित कर दिया है और चारों चरण के जो चुनाव है दोस्तों, ये साफ बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की सिर्फ सरकार आ नहीं रही है, बल्कि दोस्तों इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है। जाहिर सी बात है दोस्तों, नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से सीटें लगातार कम हो रही हैं,
लोग बायकॉट कर रहे हैं। हमने कई गांवों में देखा, कई ज़िलों में किस तरीके से लोगों ने वोटिंग का विरोध कर दिया। लोगों ने साफ कहा कि हम किसी भी हाल में वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि ना हमारे यहाँ के रोड बने हुए हैं, ना हमारे यहाँ कोई विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी कहते हैं दोस्तों, कल मैंने उनका बयान सुना, वो अपने बयान में कहने लगे कि जितनी भी ताकतें ले आना है ले आओ, पूरा गठबंधन एक हो जाओ, विदेश से ताकतें बुला लो, लेकिन मैं भी मैदान में हूँ, तुम भी मैदान में। अब आप समझिए दोस्तों, पूरी की पूरी ताकत होकर एक इंसान ये कहे कि मैं भी मैदान में हूँ और तुम भी मैदान में हो, तो क्या ये अनफेयर नहीं होगा दोस्तों? हालांकि इंडिया गठबंधन यूं भी जीतेगा, लेकिन दोस्तों अगर फिर गेम खेलना है तो फेयरनेस के साथ खेलो। अगर आप में दम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में चैलेंज देता हूं अपने चैनल के माध्यम से, अगर आप में दम है, बिना ईडी बिना सीबीआई के आ जाइए मैदान में, देख लेते हैं किसमें कितना दम है। प्रधानमंत्री को दोस्तों बहुत सही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक ईवीएम की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा ईडी सीबीआई की अभी भी लगातार छापे पड़ रहा है। किस तरीके से हमने देखा अभी हाल ही में झारखंड में एक व्यक्ति को फिर से गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, तो साफ दिखाई दे रहा है। आप एक तरफ जो कहते हो मेरे जितनी ताकत इकट्ठी करना है, भैया प्रधानमंत्री ताकत इकट्ठी करना आपकी हरकत है, विपक्ष की नहीं। देखा है हमने कहाँ कहाँ जाकर आप किस किस के बारे में क्या बोलते हैं। तो कम से कम आप ये तो कहिए मत कि भाई विदेशी ताकतों को भी इकट्ठा कर लो, क्योंकि वो बीजेपी का काम है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से कन्हैया कुमार ने जमा दिया रंग। कहा प्रधानमंत्री तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, 10 साल से जुमले पे जुमले पेलना है, वो कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी की टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो चुकी है, और ये टुकड़े टुकड़े असली टुकड़े गैंग है दोस्तों, जो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वा कर टुकड़े गैंग का काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने कन्हैया कुमार और जो खास करके क्रांतिकारी नेता है उनको नाम दे रखा टुकड़े गैंग, जबकि असल मायनों में ये नाम तो बीजेपी पे सूट करता है। क्योंकि खुद देश का प्रधानमंत्री जब पद पर आकर ये कहे कि अगर ये लोग चुनाव जीत गए तो ये आपको मंगलसूत्र छीन कर ज़्यादा बच्चे वालों में बांट देंगे और घुसपैठियों को बांट देंगे, तो प्रधानमंत्री के हिसाब से मुस्लिम ज़्यादा बच्चे वाले होते हैं और दोस्तों घुसपैठिए भी होते हैं। तो ज़रा प्रधानमंत्री से पूछा जाए दोस्तों कि आप जो वो कपड़े देखकर पहचानने वाली बात करते थे उसका क्या हुआ? आप जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करते थे उसका क्या हुआ? आपने एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही अजीत पवार को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया था और शरद पवार को। दूसरे दिन उसको अपनी गोद में बैठकर अजीत पवार के सारे दाग धोने बैठ गए, अपनी गोद में बिठा लिया उसको। यही नहीं, शुभेंदु अधिकारी जिसके ऊपर दोस्तों घोटाले का आरोप था, उस शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपनी गोद में बिठा लिया। यही नहीं दोस्तों, जितने भी नेता हैं, बड़े से बड़े पटेल हों चाहे कोई भी हो, जिसके ऊपर खुद नरेंद्र मोदी पर्सनली अटैक बोलते हैं और कहते हैं कि ये लोग एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं, उसको दूसरे तीसरे दिन ही अपनी पार्टी में शामिल करा के गंगा नहा लेते हैं और उसके दाग धुल जाते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में। अब ये तो पूरी दुनिया ही देख रही है, इसमें तो कम से कम बीजेपी ये नहीं कह सकती कि ये वो व्यक्ति नहीं, ये तो उसका हमशक्ल है जिसको हम पार्टी में लेके आए। वरना दोस्तों अगर बीजेपी का बस चलता तो वो ये भी झूठ बोल देती कि ये तो उसका हमशक्ल है हमारे साथ। आप समझिए, इतनी ज़्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी होगी भाई, और अब नहीं देखना चाहता दोबारा कभी। आपको बता दो चले दोस्तों, ममता बनर्जी के ऐलान ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। ममता बनर्जी बोली इंडिया गठबंधन को दिल्ली में हर तरीके से मदद करेंगे, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की। इन 42 सीटों पर दोस्तों ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस की वहाँ पर पश्चिम बंगाल में उनसे बात नहीं बन पाई थी, इसीलिए ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया था कि वो बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी लोकसभा की 42 सीटों पर। अब इन 42 सीटों का आकलन अगर हम बिठाए जाए दोस्तों, तो पिछली बार बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली थी, लेकिन अगर इस बार देखा जाए तो सिर्फ ममता बनर्जी की आंधी है। चलिए एक बात मान लेते हैं कि बीजेपी को लगभग दोस्तों 6 सीटें मिल सकती हैं बंगाल में। वैसे तो ये 6 में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मुझे तो और कम की उम्मीद है कि बीजेपी वो भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि अगर बंगाल में देखा जाए दोस्तों तो ममता बनर्जी की ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बंगाल की शेरनी एक तरीके से ममता बनर्जी कहलाती हैं। बीजेपी ने विधानसभा में किस तरीके से मुँह की खाई थी, जो लोग 200 का नारा दे रहे थे उनके 67 सीटें आई थी और फिर दोस्तों निकल लिए थे। यही कारण है जो ममता बनर्जी ने अब ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जो भी
मदद लगेगी उन्होंने कहा हम करेंगे और हमारा पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन को समर्पित है। सीधी सी बात है दोस्तों, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जहां इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनके सामने बीजेपी का एनडीए टिक नहीं पाएगा। बीजेपी के एनडीए में बताइए आप मुझे एक नाम, कौन सा बड़ा नेता दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों? हर जगह बस बीजेपी की तो सरकार है। हेमंत विश्वकर्मा बीजेपी का नेता है दोस्तों, और अभी जो है कटारिया जिनको राजस्थान का बनाया है वो भी बीजेपी की सरकार है। वहाँ भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, तो ये सब बीजेपी के हैं। लेकिन जो एनडीए के गठबंधन के साथी हैं देखा जाए तो दोस्तों बस एक आध ही नाम आप जानते होंगे, वो भी मुझे लगे कोई नाम नहीं जानता है। शिवसेना के जो अभी हाल ही में नए नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, उन्हें ज़्यादा कोई पहचानता नहीं है, इसीलिए वहाँ पर वो कमज़ोर भी है सरकार। तो ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन अलग ही लीड कर रहा है, और 4 चरणों के चुनाव में तो ये साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन की बड़े पैमाने पर सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ईल बील चील करती रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी सरकार भी बना लेगा दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी देने जा रहा है। देखो भैया, सीधी सी बात यह है कि बीजेपी चाहे कुछ भी करे, देश का लोकतंत्र इस वक्त दोस्तों ये कहता है कि देश में सत्ता पलटनी बहुत ज़रूरी है। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं, जिनके हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देना चाहिए 400 सीट लाकर, उन्हें एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ है कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को कोई भी बदल नहीं सकता है। दोस्तों इस देश का संविधान बदलेगा, देश की जनता उसे बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के हीरो हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हुए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार का चैलेंज किया एक्सेप्ट। दरअसल क्या आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा था मैं भी मैदान में हूँ, तुम भी मैदान में हो, ले आओ विदेशी ताकत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें विदेशी ताकत है लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा भारत की ज़मीन इतनी महान है कि हम लोग ही इतने पावरफुल है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें खड़गे ने कहा ये लड़ाई सच और झूठ की है, और सब जानते हैं कि इस वक्त झूठ कौन बोल रहा है दोस्तों, सच कौन बोल रहा है। प्रधानमंत्री के पास पूरी ताकत है, देश की पुलिस, मिलिट्री, तमाम चीज़ें, अदालतें, तमाम चीज़ें उनके पास है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों इंडिया गठबंधन अपने पैरों पर लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के पास पैसा नहीं है दोस्तों, सच्चाई बताऊँ तो। बीजेपी ने कांग्रेस के तमाम खाते बैन कर दिए हैं, ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। और यही नहीं दोस्तों, इस वक्त बीजेपी ने तमाम नेताओं को जेलों में डाल रखा है। अरविंद केजरीवाल भी 20 दिन की एक तरीके से पैरोल मान लीजिए इसे, मैं ज़मानत तो नहीं कहूँगा, हालांकि ज़मानत मिली है, लेकिन मैं तो इसे पैरोल ही मानूंगा कि क्योंकि 2 जून को उन्हें वापस जाना रिजल्ट आने से पहले ही। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाहर बीजेपी के ऊपर हमलावर तो हुए हैं, लेकिन ये जो रिज़ल्ट आएगा ना दोस्तों 4 जून को, ये तय करेगा कि कौन जेल में रहेगा और कौन जेल में नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, जहाँ पर भी रहते हो आप, जिस भी जगह रहते हो, वोट डल रहा है इस वक्त। अब मैं मानता हूँ कि धूप बहुत तेज़ हो रही है दोस्तों, लेकिन एक बार ये सोचकर ज़रूर देखना कि हमारे देश के वीर जवानों ने गोलियां तक खाई हैं, तो क्या हम धूप में वोट देने नहीं जा सकते क्या? मेरी आप लोगों से एक ही अपील है दोस्तों, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए। आपके यहाँ पर जो भी इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट खड़ा हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, शिवसेना से हो, जहाँ से जिस भी पार्टी से हो, उसको सपोर्ट करो। क्योंकि दोस्तों इस वक्त देश के लोकतंत्र को बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। आप मेरी बात समझिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे इस वक्त पता है कि देश की स्थिति क्या है। जब 15 अगस्त पर हम भारत माता की जय सुनते थे, वहाँ पर दोस्तों कुछ अंधभक्त जो है जय श्री राम के नारे लगाते हैं। देखिए दोस्तों, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर कोई धार्मिक जगह है तो जाहिर सी बात है जय श्री राम का नारा लगेगा, वो बहुत पावन नारा होता है। लेकिन दोस्तों आप जो है 15 अगस्त के दिन लोगों को भड़काने के लिए जय श्री राम के नारे लगा रहा हो, आप कहीं पर भी खड़े हो, किसी को पीट रहा हो, जय श्री राम के नारा लगा रहा हो। ये नारा ना सिर्फ बदनाम कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से दोस्तों, बल्कि बीजेपी ने धर्म को एक तरीके से राजनीतिक हथियार की तरह यूज़ किया, एक वेपन की तरह। और इसका सबक खुद भगवान भी देगा बीजेपी को दोस्तों, सिखाएगा सबक, और नीचे वाले भी सिखाएगी जनता। क्योंकि भगवान पे नाम पर वोट मांगकर देश के ही लोगों को ठगने का काम बंद करे बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आग बबूला हुए कपिल सिब्बल। गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने मचाई खलबली। दरअसल दोस्तों कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है
उसने अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दी है। अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दी है और ये ट्रीटमेंट सिर्फ केजरीवाल के लिए ही बनाई है कोर्ट ने। मतलब कि दोस्तों केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी में इतना डर कि बीजेपी पूरी सक पका गई है और अब कोर्ट पर यह आरोप लगा रही है कि कोर्ट ने स्पेशल ट्रीटमेंट दी है। कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर, खास करके अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कोर्ट के ऊपर शक का सवाल उठा रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इनके ये कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो लोग कह रहे हैं उनकी बात पर अमित शाह विश्वास करते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट केजरीवाल के लिए बनाई गई है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि यश बोबड़े ने जो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दी थी उसका क्या हुआ? जो रंजन गोगोई ने आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दी थी उसका क्या हुआ? इससे पहले 2 जज आए थे दोस्तों, वो दोनों जज बीजेपी के पक्ष में फैसले देते थे। सबसे पहला फैसला याद करिए कि एक कमेटी बनाई गई किसानों की। तो आपको याद होगा कि एक कम्युनिटी बनाई गई थी कि किसान आंदोलन के ये जो बिल हैं ये काले हैं या फिर अच्छे हैं। तो दोस्तों जो उस वक्त हालिया जज थे यश बोबड़े, उन्होंने क्या करा था दोस्तों, चीफ जस्टिस ने उन्होंने 4 वो लोग चुने थे दोस्तों जो बीजेपी के काले कानूनों का समर्थन कर रहे थे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज एक कम्युनिटी बनाता है, उसमें वो उल्टा दोस्तों बीजेपी के पक्षकार भरता है उस कम्युनिटी में, ताकि रिपोर्ट क्या आती है आपको पता है, वो चारों के चारों ये कहते हैं कि देखो ये जो कानून है तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, इसलिए हम इस बिल को पास करते हैं। मतलब वो कम्युनिटी, जाहिर सी बात है कि वो चारों लोग वो थे जो प्रधानमंत्री के लाए हुए कानून की तारीफ़ें कर रहे थे और कह रहे थे ये तो किसानों के लिए बहुत फ़ायदे का कानून है। तो क्या वो बीजेपी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट था यश बोबड़े का, जो वो कमेटी में चारों बीजेपी के लोग थे दोस्तों? दूसरा दोस्तों देखिए, माना तो ये जाता है कि भैया जो भी फैसला आया बाबरी का ठीक है, लेकिन उसमें ये भी माना जाता है कि इसमें मोदी सरकार के चाहने पर ही बाबरी मस्जिद का वो फैसला आया था। खैर चलिए इसको हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े फैसले थे दोस्तों जिसमें मोदी सरकार को फ़ौरन ट्रीटमेंट मिला। उस वक़्त दोस्तों यश बोबड़े की ही नेतृत्व में, आपको याद होगा कमलनाथ की सरकार जब गिरने वाली थी तो कोर्ट ने फ़ौरन कहा नहीं, फ्लोर टेस्ट तो अभी होकर रहेगा, आपको कराना पड़ेगा। और क्या कहा कोर्ट ने, क्या टिप्पणी दी थी कि ज़रूरी नहीं है वो बागी एमएलए को वापस लाया जाए, उनको आना है तो आए, नहीं आना तो मत आए। मतलब कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त भी बीजेपी का साथ दिया था और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनवा दी थी कमलनाथ की गिरवा कर। तो पहले बीजेपी अपने गिरवान में झाके, फिर दूसरों पर उंगली उठाए। अर्नब गोस्वामी का तो अभी मैंने जिक्र ही नहीं किया, जिसको रातों रात बेल दिलवा दी गई थी कोर्ट खुलवा कर। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों भड़की प्रियंका गांधी, कहा संविधान को मजाक बना रखा है बीजेपी ने, संविधान से खेल रही है बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो 400 सीटें जीतकर देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा रायबरेली और अमेठी से हमारे पूरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है, हमने हमेशा कोशिश ये की है कि हम यहाँ के लोगों के लिए अच्छे से काम करें। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बड़ी अपील करते हुए कहा था कि देश की सी बात है दोस्तों, जो प्रियंका गांधी बात कर रही हैं कि उनका खास करके परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है वहाँ से, ये बात सच भी है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय से अमेठी और रायबरेली से उनका बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर दोस्तों दोनों ही सीटें कांग्रेस जीतती हुई नज़र आ रही है, अमेठी की भी और रायबरेली की भी। आप देख लीजिएगा के एल शर्मा जिन्हें खड़ा किया गया है वो वहाँ के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का दावा, अखिलेश बोले बीजेपी चुनाव हार गई लगभग, अब बीजेपी के पास उभरने का तरीक़ा ही नहीं है। अखिलेश ने कहा कि बच्चे कुछ 3 चरणों में बीजेपी की जो बाकी का वो बचा है दोस्तों गुरूर, वो भी टूटने वाला है। अखिलेश ने कहा है कि इस बार जनता ने तय कर दिया है और इस बार के समीकरणों ने साफ बता दिया कि इंडिया गठबंधन दोस्तों लीड कर रही है, इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। मोदी सरकार के दोस्तों पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है दोस्तों और ये सरकार का अब आप देख लीजिएगा 4 जून को इसका हशर, जो गोदी मीडिया मोदी सरकार के नाम पर बंदरों की तरह उछल रही है। एक बार बस ये सरकार बदल जाए, फिर यही मीडिया दोस्तों आप देखना इंडिया गठबंधन के तलवे चाटेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी सरकार में मोदी जी हैं तो उनकी खूब तरफदारी की जाती है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी सट के दोस्तों राजनीति से, वैसे ही गोदी मीडिया भटकी प्रधानमंत्री की बुराइयां करा करेगी। लिख के रख लीजिए आज ये बात कि जैसे ही सरकार बदलेगी ये गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी की बुराइयां करेगी और कहेगी कि ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे जनता नाराज़ थी, इसलिए ये हार गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर।